हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th है जो कि हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पूरी किताब के जो है 3 और 5 नंबर वाले BBIMP क्वेश्चनों को हम बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। उन्हीं को हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रासरण क्रिया। क्या प्रासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर बताइए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रासरण क्रिया और विसरण क्रिया में अंतर बताना है। तो देखिए, उत्तर हो जाएगा आपका, एक तरफ लिखेंगे प्रासरण क्रिया, एक तरफ लिखेंगे विसरण क्रिया, और दोनों हम एक एक तरफ आपको है लिखते चले जाएंगे। तो चलिए, हमारा प्रासरण क्रिया पहला है, प्रासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य। क्या जो प्रासरण है, इसमें अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है उसका होना अनिवार्य होगा। विसरण क्रिया के लिए जो है, विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। इसमें आवश्यक नहीं है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली रहे या ना रहे। उसके बाद देखिए, अब प्रासरण में दूसरा देखेंगे, तो प्रासरण में दूसरा है, प्रासरण में विलायक के कण जो है, कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर जाते हैं। क्या जो प्रासरण क्रिया है, इसमें जो विलायक वाले विलयन है, क्या जो आपके विलायक के कण हैं वह कम सांद्रता वाले, या क्या समझिएगा, प्रासरण में जो विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर जाते हैं। तो यहाँ प्रासरण के जो है, जो विलायक के कण कम सांद्रता वाले होते हैं, वह जो विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चले जाते हैं। दूसरा इसमें देखिए आपका विसरण क्रिया में, विसरण में विलय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इसमें जो है अधिक वाले जो होते हैं और कम वाले की ओर चले जाते हैं, और इसमें जो आपके कम होते हैं यानी कम होते हैं वह ज़्यादा वाले ओर चले जाते हैं, वह समझ जाइए। उसके बाद इसमें देखिए, प्रासरण क्रिया में तीसरा है, प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। जो प्रासरण क्रिया होती है वह केवल द्रव ही अवस्था में होती है। लेकिन विसरण क्रिया में देख लीजिए, विसरण जो है ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होती है। क्या जो विसरण क्रिया है वह किसी भी अवस्था में हो सकती है, यानी ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम में कभी काल ये पूछ लेता है 3 नंबर में, तो इसलिए आप सभी इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, उत्तर है, प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, क्वथनांक में उन्नयन को समझाइए। क्या क्वथनांक में उन्नयन को समझाइए, समझाना है आपको। देखिए सब उत्तर लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में विलय घोला जाता है तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक में इस अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक, क्या कोई शुद्ध विलायक है, जब वह विलय में घोला जाता है, जो विलायक है उसको हम विलय में जब घोलते हैं, तब जो है वाष्प दाब जो होता है, विलयन का वाष्प दाब वह घट जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक में इस अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, इसको नोट्स कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अंतर है, 3 नंबर हो सकता है पूछ ले। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गैल्वेनिक सेल। क्या गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। तो इसी उसी तरह लिखेंगे, पहला क्वेश्चन की तरह, एक तरफ आप लिखेंगे गैल्वेनिक सेल और एक तरफ वैद्युत अपघटनी सेल। तो गैल्वेनिक सेल में पहला हो जाएगा क्वेश्चन आपका जो है प्रश्न का उत्तर, रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन विद्युत अपघटन सेल में क्या है, पहला, विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके कारण क्या रासायनिक परिवर्तन होती है। दूसरा देखेंगे, गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्या रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वैद्युत अपघटनी सेल में दूसरा है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गैल्वेनिक सेल में तीसरा है, आयन केवल कैथोड पर ही मुक्त होते हैं। क्या जो आयन होते हैं केवल कैथोड पर ही यह मुक्त होते हैं। लेकिन इसमें देखिए, वैद्युत अपघटनी में तीसरा, आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। क्या इसमें जो है दोनों आयन जो होते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो है यह मुक्त होते हैं, और इसमें आयन जो है कैथोड पर ही मुक्त होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है,
वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? क्या वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण तथा दो उपयोग लिखिए। तीन, इसमें आपका तीन टॉपिक सेट हो गया है, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ये पहला हो गया। इसके प्रमुख लक्षण क्या है, दूसरा हो गया दो उपयोग लिखना है, उपयोग लिखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या उसे देखते हैं। तो देखिए, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या समझिएगा, विभिन्न जो विभिन्न धातुएं हैं और अधातुएं हैं, इनके जो मानक इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड जो विभव होते हैं, इलेक्ट्रोड पर विभव होते हैं, जो विभव को करते हुए जो आपका बढ़ते क्रम में जो श्रेणी प्राप्त होते हैं, बढ़ते क्रम में ऊपर चले जाते हैं, ये आपका श्रेणी क्रम जो प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया। अब इसमें आपका पूछा है लक्षण, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण में आपको पहला लिखना है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की उपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। क्या, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो तत्वों की अपचयन क्षमता होती है वो घटती है, और जब नीचे की ओर जाती है तो अपचयन क्षमता बढ़ती है। इतना समझिए। आपका दूसरा लिखेंगे, इसमें जो दूसरा लक्षण है वो है, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। क्या, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जो होते हैं जल या भाप के साथ जब क्रिया करते हैं तो हम वह H2 गैस देते हैं। उसके बाद तीसरा आपका इसमें लिखना है उपयोग में, लक्षण में, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या, जो श्रेणी का ऊपर वाला तत्व होता है नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर, यानी कि हटा देता है एक उस स्थान से। उसके बाद उपयोग में लिखेंगे, उपयोग में दो उपयोग कहा था। पहला उपयोग देख लीजिए, पहला उपयोग है किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। क्या, पहला उपयोग हो जाएगा किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में ये इसका उपयोग होता है। दूसरा हो जाएगा धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका दो उपयोग है, इसको नोट्स कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 5वें को, क्वेश्चन नंबर 4 को नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत अपघट्य तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करना है। तो तुल्यांकी चालकता देखेंगे पहले। तो देखिए, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको याद करने का तरीका बताएंगे। इसमें आपको एक तैयार करना है, एक तैयार करेंगे दूसरा भी तैयार हो जाएगा। कैसे, देखिए, 1 सेमी दूरी क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य खुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाता है। क्या, 1 सेमी क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच जब विलयन में यदि 1 ग्राम जो तुल्यांकी विद्युत अपघट्य होगा वह घुला हो, उसी को हम विद्युत तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब उसके बाद ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए ये कैसे याद कर लेंगे इसको, मोलर चालकता सेम है आपका, इसमें आपका एक चेंज है। देखिएगा, सपोज कीजिएगा 1 सेमी दूरी क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, मोलर चालकता कहलाता है। क्या, इसमें अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मोल विद्युत अपघट्य, क्या यहाँ पर मोल हो गया और यहाँ पर तुल्यांकी, इससे ही सिर्फ आपका यही चेंज हुआ है। क्या, सिर्फ आपका यही चेंज हुआ है। तो इसको इसी तरह आपको याद कर लेना है। आपका देखिए एक याद करना है, ये भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपका इसके स्थान पर तुल्यांकी जो है आपके स्थान पर मोल रख देंगे और तुल्यांकी के स्थान पर आपको रख देना है मोल, और मोल के स्थान पर तुल्यांकी। तो ये आपका याद हो जाएगा। तो इस तरह आपको इसको याद करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या, DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, DDT का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक की भांति किया जाता है। क्या, जो DDT है इसका उपयोग संपर्क जो कीटनाशक होते हैं उसकी भांति किया जाता है, उसी की तरह इसका भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, सस्ता तथा शक्तिशाली होने के कारण मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। क्या, जो मक्खी होती हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, इनको मारने के लिए व्यापक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए आगे, यह मुख्यतः मलेरिया, क्या देखिए
यह मुख्यतः मलेरिया क्या यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले जो मादा एनोफ्लीज को मच्छर होते हैं और टाइफस वाहक जो जुएं होते हैं, क्या जुओं, इनको समाप्त करने में इसको प्रभावशाली ये उपयोग है, यानी कि डीडीटी का उपयोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम आप सभी के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो है, देखिए अंतर है ये भी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपका अंतर पूछा जाता है। तो अंतर में आप लिख लीजिए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर लिखिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताना है। तो प्लस पहला हो जाएगा ग्लूकोज में, इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है, क्या, जो आपका ग्लूकोज है इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज में आपका पहला है, इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है, क्या, जो फ्रक्टोज है इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज में दूसरा है, ये 6 सदस्य वाला है, क्या, ग्लूकोज जो है ये 6 सदस्य वाला है। फ्रक्टोज में आपका दूसरा है, ये 5 सदस्य वाला है, क्या, ये 5 सदस्य वाला है। ग्लूकोज में तीसरा है, ये कम वसा का उत्पादन करता है, क्या, ये कम वसा का उत्पादन करता है। फ्रक्टोज में ये अधिक वसा का उत्पादन करता है, क्या, जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज वह अधिक वसा का उत्पादन करता है। ग्लूकोज में आपको चौथा लिखना है, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है, क्या, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत है। फ्रक्टोज में आपका चौथा है, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त स्रोत नहीं है, क्या, ये जो है मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त स्रोत नहीं है। तो ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये थे आपके टोटल 7 क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सभी समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो बनवाना है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर ही बन जाएगा। तो जैसा कि आप सबने कमेंट किया था 5 और 3 नंबर वाले प्रश्न को, तो मैंने आप सभी को जो है इस वीडियो में बता दिया, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।